गौर में मोहम्मद गौरी का मैदान सजा हुआ है, खचाखच लोग भरे हुए हैं। और यही नहीं, मोहम्मद गौरी ने आज का टिकट भी मंगवा दिया है। जैसे थिएटर में कोई दमदार मूवी लगती है तो थिएटर वाले जो है तो उस थिएटर के टिकट का पैसा जो है महंगा देते हैं, है ना। उसी तरह मोहम्मद गौरी ने भी आज कुछ ऐसा किया है, क्योंकि आज के मैदान में कोई और नहीं, एक अंधे भारतीय राजा खड़े हैं। और वो भी किस लिए? किसी ने मोहम्मद गौरी को बता दिया कि ये जो राजा है वे एक शब्दवेदी बाण चलाते हैं, आवाज़ सुन के सीधा निशाना लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूं विवेक पांडे और इन्हीं सब बातों के साथ स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है UPSC हिंदी मीडियम। तो आज हम डिस्कस करेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उनकी लाइफ बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि आजकल जो है तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ सही तो कुछ गलत चीज़ें जो है तो समाज में फैली हुई हैं और लोग जो है तो ज़्यादातर जानते हैं। तो आखिर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई? बहुत से लोगों का कहना है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु जो है तो तराइन की सेकेंड वार 1192 में हो गई थी मोहम्मद गौरी से लड़ते हुए। तो बाकियों का कहना है कि नहीं, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया था और उन्हें जो है तो वहाँ शब्दवेदी बाण के द्वारा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार दिया था। तो आखिर इन दोनों बातों में क्या डिफरेंस है, क्या समानताएं हैं और क्या रियलिटी है? तो मैं यानी विवेक पांडे आज आप लोगों के सामने जो है तो बहुत सारे फैक्ट्स हो गए और बहुत सारी किताबों का स्टडी करके मैं यह वीडियो बना रहा हूं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, बस एक छोटा सा इंट्रो है। तो वीडियो का पहला पार्ट शुरू होगा द नेचर ऑफ पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के हम नेचर के बारे में समझेंगे और उनकी जो है तो थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में भी समझेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म है, जो जन्म प्लेस है, जो बर्थ प्लेस है, वो अजमेर है। अजमेर के राजा सोमेश्वर के यहाँ जो है तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था और उनकी माता जो है दिल्ली की राजकुमारी थी, मतलब दिल्ली के राजा की दो पुत्री थी और उनका राजा का नाम है अनंगनाथ। तो अनंगनाथ की दो पुत्रियां थी, जिनमें से एक थी पृथ्वीराज चौहान की माँ, दूसरी थी जयचंद की माता। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद दोनों मौसेरे भाई थे। तो आखिर देखते हैं कि मौसेरे भाइयों के बीच जो है तो दुश्मनी कैसे पैदा हो गई। तो पृथ्वीराज चौहान के राजा बनने के बाद जो दिल्ली का वातावरण था, जो अजमेर का वातावरण था, जो उत्तर भारत का पूरा जो क्लाइमेट था ना, वो एक सामंती क्लाइमेट था और पूरी जो तो अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, राजनीतिक स्तर और राजा महाराजा पूरे भोग विलास में डूबे रहते थे। तो यही हाल पृथ्वीराज चौहान का भी था। धन, वैभव, पैसे की उनके पास कोई कमी तो थी नहीं, पावर तो भगवान ने उनको ऊपर से ही देकर भेजा है। तो आखिर पृथ्वीराज चौहान डरे भी तो किससे डरे? जी हाँ दोस्तों, और हाँ, पृथ्वीराज चौहान का ईगो बहुत बड़ा था। और यही नहीं, इनके बारे में जो कुछ मशहूर कहानियां हैं वो भी हम जान लेते हैं। तो एक भीमदेव चालुक्य राजा थे, तो उनके भाई की जो हत्या है तो पृथ्वीराज चौहान के सामंत ने एक छोटी सी बात पे करवा दी। और वो छोटी सी बात क्या थी कि भीमदेव चालुक्य का भाई बस उनके सामंत के सामने बस ऐसे, हालांकि मेरे तो मूछें नहीं है, उसे मूछों पे ताव दिया। तो यह बात कर्ण को पसंद नहीं आई। कर्ण जो है तो पृथ्वीराज चौहान का जो है तो सामंत था, उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने जो है भीमदेव चालुक्य के भाई का वहीं पे जो है तो वध करवा दिया। अब यह शिकायत लेकर भीमदेव जैसे ही पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचे तो पृथ्वीराज ने उस मामले में ज़्यादा मतलब दिलचस्पी नहीं दिखाई। और हालांकि पृथ्वीराज चौहान जो तो भीमदेव चालुक्य की बातों का मान रखा और निर्णय भी दिया, उन्हें सजा भी दिया। किसे? कर्ण को। और वो सजा कौन सी थी? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई खून का बदला तो खून, बिल्कुल नहीं। पृथ्वीराज चौहान ने उसके बाद एक हल्की से सस्ती से सजा दे दी। क्या वह सजा क्या थी कि उसकी आंखों में आजीवन के लिए पट्टी बंधवा दी कि भाई तुम यह काली पट्टी ना कभी नहीं छोड़ोगे। तो बस एक ये दुश्मनी यहीं से चालू हो जाती है भीमदेव द्वितीय की और पृथ्वीराज चौहान की। यही नहीं, भीमदेव का मैटर और आगे खिंचता है तब जब भीमदेव के ससुर जी भीमदेव की
ये साली का विवाह जो है तो पृथ्वीराज चौहान से कर दिया जाता है। तो हालांकि भीमदेव चालुक्य जो है तो अपनी साली से खुद ब्याह करना चाहता था, लेकिन उसके भाई और पिता जो तो इसे पूरी तरह से खफा थे और उन्होंने सीधा जो है तो पृथ्वीराज चौहान को यह निमंत्रण भेज दिया कि भाई पृथ्वीराज चौहान जी, महाराजा जी, आप आइए और हमारी बेटी से ब्याह कीजिए। फिर क्या था, इच्छनी का ब्याह जो है तो पृथ्वीराज चौहान से हो जाता है और यही जो है तो एक और जो है तो दुश्मनी का कांटा लग जाता है पृथ्वीराज चौहान के साथ। हालांकि बाबर का कहना यह था कि एक राजा को कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। क्या कि राजा के पास खुद का राज्य होना चाहिए, उसके पास कुशल मंत्री होने चाहिए, धन वैभव होना चाहिए, राजा के पास जो तो मित्र होने चाहिए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है तो मित्र से ज्यादा शत्रु बनाने पे तुले हुए हैं। यही नहीं, एक और दिलचस्प कहानी ये है कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो तो पूरे भारत में जो है तो वीर गाथाएं जो है तो कही जाने लगी थी, लोग उनके बारे में जानते थे, महान पराक्रमी राजा। और आला उदल जो बुंदेलखंड के हैं वो भी पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे। आला उदल के बारे में जो तो बहुत सारी स्काई-फाई स्टोरीज है कि उनके पास जो तो उड़ता हुआ घोड़ा था और बहुत विशाल हाथी थी, कुछ दिव्यास्त्र थे। तो ये सब क्या रियलिटी है, क्या फेक है, ये मैं जो तो अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अभी हम पृथ्वीराज चौहान पे ही बने रहते हैं। तो एक और खूबसूरत युवती थी जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, उसका नाम था सस्यवृता। सस्यवृता को जो तो पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम था और इतनी ज़्यादा वो खूबसूरत भी थी। तो एक बार क्या हुआ कि एक हंस ने पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथाओं को जो था सस्यवृता को बता दिया कि उत्तर भारत में पृथ्वीराज चौहान एक महान सम्राट हैं और दिखने में बिल्कुल वो लौह पुरुष थे। तो सस्यवृता भी जो है तो उनसे मोहित हो गई, लेकिन सस्यवृता से ब्याह करना चाहता था जयचंद का बेटा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंच गए और सस्यवृता को लेकर जो है तो खुद शादी कर ली। अब जयचंद के बीच एक भी दुश्मनी हो गई पृथ्वीराज चौहान की। और यही नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे कि हालांकि ये कहानी पढ़ते वक्त मैं भी यही सोच रहा था कि पृथ्वीराज चौहान बहुत दिलेर इंसान है, वो प्यार को बहुत ज़्यादा जो तो इम्पोर्टेंट देते हैं। लेकिन ये क्या हुआ, एक कहानी मैंने एक और भी पढ़ ली कि पृथ्वीराज चौहान का एक कुशल मंत्री था, उसका नाम था करमास। वो जो तो राज्य के ही एक जो तो दासी से जो तो भिड़ा हुआ था, मतलब उन दोनों का चक्कर चल रहा था। ये बात जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को पता चली, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और पृथ्वीराज चौहान ने अपने योग्य कुशल मंत्री करमास को रातों रात मिटवा दिया। आपको याद होगा मैंने बताया था कि बाबर ने कहा था कि राजा के पास कुशल मंत्री होना चाहिए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने अपने ही एक कुशल मंत्री को मरवा दिया। अब ये कोई मतलब बुद्धिमानी वाला काम नहीं था, क्योंकि देश में ना मतलब कि कुशल मंत्री, योग्य मंत्री होने का बहुत बड़ा महत्व है। और यह बात जो वो चंद बरदाई हैं उनको पता चली तो उन्होंने भी पृथ्वीराज चौहान को फटकारा कि राजन आपने बहुत गलत काम किया है। पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता के बारे में कहानी तो सबको पता है कि कैसे पृथ्वीराज चौहान ने उसको जो है तो गंगा नदी के किनारे से भगा कर लेके गए थे और जो है तो उन पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच काफ़ी घमासान युद्ध भी हुआ था। युद्ध में जो है तो पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापतियों थे उन्होंने कहा कि महाराजन आप जो है तो महारानी को लेकर चुपचाप अजमेर चले जाइए, हम यहाँ पे सब संभाल लेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान जो है तो संयोगिता को लेकर अजमेर चले गए थे और युद्ध के मैदान में जो है तो जयचंद के साथ पृथ्वीराज चौहान के बहुत कुशल सैनिक और सेनापति मारे गए। तो अब वीडियो का नेक्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है कि अब हम डिस्कस करेंगे कि लोगों द्वारा बताई जाने वाली मैथोलॉजी के बारे में। तो पृथ्वीराज चौहान के पास 7 पत्नियां हो चुकी थी। 7वीं पत्नी थी यही संयोगिता, लेकिन संयोगिता से विवाह करने से पहले पृथ्वीराज चौहान जो तो अपनी 6 पत्नियों से जो तो इजाज़त लेने पहुंचे थे और उन 6 पत्नियों के साथ उन्होंने 2-2 महीने का समय भी बिताया था, तब जाके वे संयोगिता के पास पहुंचे थे। अब जो तो पृथ्वीराज चौहान के पास कुल 7 पत्नियां हैं, एक विशाल साम्राज्य है, धन पैसे की कोई कमी नहीं है। पृथ्वीराज चौहान अब पूरी तरह से भोग विलास में और ज़्यादा डूब गए थे। पृथ्वीराज चौहान को अब ये भी जो था मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि शायद कोई देश से बाहर कोई शत्रु है जो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है और उनके दोस्त ही जो है तो उन मतलब शत्रुओं को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए, पृथ्वीराज सम्राट को तबाह कीजिए और चुपचाप लौट जाइए। तो अब बारी आती है, मतलब अब एंट्री होती है सबसे बड़े विलन, आई मीन डार्क साइड,
नो 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 नो, थैनोस, नो 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 नो, मोहम्मद गौरी की, ये तो गौर का है। और भारत पे इसने आक्रमण किया, तो पृथ्वीराज चौहान के साथ इनका कई बार मुकाबला हुआ और पृथ्वीराज चौहान ने इसे जो है तो बार बार खदेड़ दिया। किंतु इतिहास में सिर्फ 2 युद्ध का मेंशन है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। 1191 हारने के बाद मोहम्मद गौरी बहुत ज़्यादा निराश हो गया था और पृथ्वीराज चौहान उतने ही ज़्यादा मोटिवेट हो गए थे, या यूं बोलें कि पृथ्वीराज चौहान और ज़्यादा आलसी हो गए थे मोहम्मद गौरी को लेकर कि आखिर गौरी ही तो है, आएगा और फिर से वापस खदेड़ दिया जाएगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने अपने सैनिकों को नहीं सुधारा, अपने हथियारों को अपडेट नहीं किया, वे उसी स्तर पे बने रहे, उसी लेवल पे बने रहे, ना तो एक कदम आगे ना तो एक कदम पीछे। पीछे हो भी सकते हैं लेकिन आगे तो वो बिल्कुल नहीं बढ़े। अब 1192 का मैदान सजा हुआ है, एक तरफ गौरी की सेनाएं हैं जो कि पूरी तरह से नए हथियारों के साथ लदी हुई हैं और दूसरी तरफ तीर कमान लिए हुए पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेनाएं। अंततः युद्ध खत्म होता है, पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से हार जाते हैं। महाराज पृथ्वीराज चौहान की सभी रानियां जो है तो अपने किले में जो है तो जौहर करती हैं। जौहर का मतलब तो आप लोग समझती हैं कि एक विशाल अग्निकुंड में सभी लोग जो है तो कूद जाते हैं, अपने मतलब कि प्राणों की आहुति दे देते हैं। बहुत सारे इतिहासकारों का यह कहना है कि पृथ्वीराज चौहान की कुल 14 पत्नियां थी, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि 7 पत्नियां थी और यहीं पे तराइन का दूसरा युद्ध हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकलवा ली जाती हैं और उन्हें जो है तो वहाँ भेज दिया जाता है। कहाँ? अफगानिस्तान। ये बता रहे हैं हम बहुत सारे लोगों की मैथोलॉजी और पृथ्वीराज रासो में जो मेंशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा जो है तो चंद बरदाई ने यहाँ तक जो तो लिखा है ना, मतलब कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना अफगानिस्तान भेज दिया जाता है और सभी रानियां जो है तो जौहर करती हैं। यहाँ तक जो है बरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासो में मेंशन किया है। उसके यह पुस्तक जो है तो अपने पुत्र जल्हड़ को सौंप कर एक श्लोक लिखते हुए जो है तो चले जाते हैं और वो श्लोक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पुस्तक जल्हड़ हथ हृदय चल गज्जन नृपकाज, मतलब कि चंद बरदाई अपना यह ग्रंथ जल्हड़ के हाथ में सौंप कर महाराजा के कार्य के लिए अफगानिस्तान चले गए हैं। अब वहाँ जाने के बाद अब ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ 1192 के युद्ध खत्म होने के बाद से, ये सब जो है तो मैंने पृथ्वीराज रासो से और जो है तो मैथोलॉजियों से लिया है, ठीक है। तो अब मैं उसी के अनुसार बता रहा हूँ और लास्ट में मैं आपको रियलिटी भी बताऊंगा। तो पृथ्वीराज जो है तो अफगानिस्तान में पहुँचे हुए हैं, जेल में कैद हुए हैं, फिल्मों में भी देखा होगा। और चंद बरदाई भी जो है तो गौर के दरबार में पहुंच गए हैं। अब चंद बरदाई मतलब और मोहम्मद गौरी के बीच बहुत सारी दोस्ती भी हो जाती है और चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक कला के बारे में भी बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान शब्द वेधी बाण चलाते हैं और वह छोटी सी भी आवाज़ सुनकर वह 7 तबों को एक साथ भेज सकते हैं। मोहम्मद गौरी भी तो कला का दीवाना है, वो भी सोचा देखते हैं कि इस जो है तो गुलाम में कितना ज़्यादा दम है। तो अब वही जो मैंने इंट्रो में बताया था कि मैदान सज चुका है, पृथ्वीराज चौहान जो तो मैदान में खड़े हुए हैं और पृथ्वीराज चौहान को जो तो ढेर सारी कमानें सौंपी जाती हैं कि भाई लो निशाना लगाओ। लेकिन पृथ्वीराज तो आखिर पृथ्वीराज है, भारत माता के लाल हैं, वे कोई भी धनुष जो उठाकर खींचते हैं उस पर जो तो वाण चढ़ाते हैं और सभी धनुषें जो है तो वहीं पे टूट जाती हैं। मतलब ऐसी कोई भी धनुष जो है तो मोहम्मद गौरी के पास नहीं थी जो पृथ्वीराज का तेज सह सके, उनके हाथों को सह सके। एट द एंड जो है तो उनका कमान उनके हाथ में सौंपा जाता है। जैसे ही उन्होंने अपने कमान को हाथ लगाया, उनके अंदर एक अलग सा ही तेज आया। वो बहुत ज़्यादा जो तो उत्तेजित हो गए थे, शौर्यवान हो गए थे। और यहीं पे जो है तो चंद बरदाई एक श्लोक बोलता है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। आखिर ये सच में हुआ होता या फिर ये फेक होता, कुछ भी हो, लेकिन ये श्लोक ना दिल को जो है तो छू जाता है और मैं खुद जो है तो ऊर्जावान हो जाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो पृथ्वीराज चौहान इतना सुनते ही सीधा उनके हाथ से बाढ़ निकल कर जाता है और गौरी को लगता है। गौरी वहीं नीचे
जो तो धड़ाम से नीचे गिर जाता है और फिर चंद बरदाई आते हैं और एक दूसरे को जो तो खंजर मार कर अपनी जीवन लीला वहीं समाप्त कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये रहा पृथ्वीराज चौहान का अंत। अब वास्तव में रियलिटी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बहुत सारे जो तो इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार और विदेशी इतिहासकारों ने मिलकर जो तो इसके बारे में बताया है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु जो है तो 1192 की लड़ाई में ही हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, और इसका जो तो सीधा सीधा एक एग्जाम्पल भी दिया गया है और उन्होंने ये भी बताया है कि गौरी को जो तो पृथ्वीराज चौहान ने नहीं मारा, बल्कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु जो तो जाटों द्वारा 1206 में हुई है। जी हाँ दोस्तों, आखिर 1206 में जो जाटों ने मोहम्मद गौरी को मारा, तो आखिर ये वही मोहम्मद गौरी है जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराया है। इसका जो तो बहुत सारे मुस्लिम स्रोतों से भी मोहम्मद गौरी का यह साक्ष्य प्राप्त होता है और पृथ्वीराज चौहान का भी। अब आप लोग हमें ये बताइएगा कमेंट करके कि मेरी बातें आपको कितना ज़्यादा जो था सटीक और रियल लगती है और कितना फेक। तो मैं हूं विवेक पांडे, वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं आपसे भी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।